नमस्कार। नव बयान में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन। दर्शकों, नव बयान अब आज से इसी अंक के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा है। ये शुरुआत है गिरिडीह को लेकर, गिरिडीह टॉक्स। गिरिडीह अपने आप के बारे में क्या बोलता है, गिरिडीह के लोग यहाँ के बारे में क्या बोलते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए अगर बात करने की शुरुआत करने की बात हो तो उसके लिए जयराम जी से बेहतर आदमी और कौन हो सकता है। आज के दिनों में गिरिडीह जयराम जी के बारे में बोल रहा है, जयराम गिरिडीह के बारे में बोल रहे हैं। जयराम तो पूरे झारखंड के बारे में बोल रहे हैं, पर गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अगर कोई बोल रहा है तो जयराम की बातें हो रही हैं और जयराम जी गिरिडीह की बातें कर रहे हैं। जयराम जी, एक बार फिर से आपका नव बयान की जी धन्यवाद आपका। जयराम जी, सीधा सीधा सवाल शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी हमारी आपसे बात हुई, आप इसी स्टूडियो में आए। लोकसभा चुनाव से पहले के जयराम और लोकसभा चुनाव के बाद के जयराम, क्या अंतर आपको खुद महसूस होता है? काफी बड़ा अंतर है दोनों में। लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले जयराम महतो एक अदना सा एक लड़का, एक छात्र, एक नया सा अबोध सा बालक है। लेकिन उस समय अपेक्षाएं लोगों की कम थी। लोगों चाहत थी कि इस बच्चे को संसद में भेजेंगे, ये चाहत थी उनकी, हसरत थी उनकी, मेहनत उन्होंने किया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव गुजर चुका है, लोकसभा के चुनाव में 3,47,322 वोट प्राप्त हो चुके हैं और अब जो दृश्य है वो थोड़ा सा बदला बदला सा है। अब लोग समस्याएं लेकर पहले भी आते थे, लेकिन अब गंभीर होकर आते हैं। अब समस्याओं का समाधान करने का हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। बाकायदा अभी हम गिरिडीह के सदर में लगभग 6-7 समस्याओं को सुने और उनमें आधी समस्याओं का समाधान किया मैंने। तो अब लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। ठीक है, हम लोग चुनाव नहीं जीते हैं, हम लोग का प्रमाण पत्रों में सांसद नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाओं में, लोगों के सोच में आज भी हम लोग सांसद हैं। 3.5 लाख लोगों ने मत दिया है, विश्वास जताया है, और उस मत और विश्वास के अनुसार हम लोग अनुपालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव लड़ने के बाद के जो जयराम महतो से आप परिचित हो रहे हैं, उनमें काफी अंतर है। जयराम जी, जैसा कि आपने खुद बताया, लोगों ने देखा भी कि 3,47,000 3.5 लाख वोट, ये 3.5 लाख वोट तो आपको सीधे लोगों ने दिए। ऐसे कितने वोटर्स होंगे जिनको लगा होगा कि शायद जयराम को वोट दे दिया गया। तो ऐसे में अब आपने खुद बताया कि आप पहले छात्र थे, अब इतने लोगों की अपेक्षाओं का जो बोझ है, इतने वोटर्स का जो बोझ है, इन कंधों पर आप कैसे उठाएंगे, कैसे मजबूत करेंगे इन कंधों को? देखिए, आप जो विश्वास उन्होंने जताया है, उस विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी मुद्दा है उसको हम लोग टच कर रहे हैं। सामने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना है, उससे हम लोग टकरा रहे हैं, आंख मिला रहे हैं, और जो शोषित वंचितों के अधिकार हैं उन्हें हम लोग लड़कर दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम लोग दिन रात एक करके बैठे हैं। अपने आप को सर्वस्व निछावर समर्पित भाव से जनता को सौंप कर बैठे हैं और हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। जयराम जी, अभी आप लोगों ने घोषणा भी की है कि विधानसभा चुनाव करीब 50-55 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव बस अब होने ही वाला है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इतने सीटों पर। अभी क्या है कि अभी आपका एक चेहरा है, आपके कुछ साथियों का चेहरा जो हमेशा सामने रहता है। इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होगी पूरे झारखंड में। इतने कम समय में अपना संगठन, जो कि संगठन अभी फिलहाल वैसा आपको दिखता नहीं है कहीं, तो उस संगठन को कैसे बनाएंगे, कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, ये चुनौती है। अचानक से आप बूथ स्तर में जहाँ संगठन की बात करते हैं, हर एक गांव कस्बों में अपने केडर को खड़ा करने की बात करते हैं। अभी आज के उस दौर में जहां लोग राजनीति से उब रहे हैं, उस दौर में एक नया सा लड़का आता है, एक नई राजनीति की विचारधारा पे बात करता है, तो कहीं ना कहीं चुनौती है। लेकिन मुझे और मेरी टीम को भी विश्वास है कि हमारे पास एक ही चीज़ है जो बाकी राजनीतिक दलों के पास नहीं है, वो है ऊर्जा, युवा अवस्था। वायु की गति के साथ हम लोग काम करेंगे। युवा का विपरीत वायु होता है, तो हम लोग युवा हैं और वायु की गति के साथ काम करेंगे और अपने संगठन के विस्तार को गांव गांव कस्बों तक लेकर जाएंगे। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हम लोग बूथ स्तर की कमेटी का निर्माण कर लेंगे, जहां जहां हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनावों की बात हुई तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए
आपने गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब आपके सामने चुनौती है कि आप विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। गिरिडीह के विधायक ने आपको चुनौती दी है, गोमिया के विधायक लंबोदर महतो जी ने आपको चुनौती दी है। इसके बाद अगर डुमरी की बात करें तो डुमरी की जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, कहाँ से लड़ेंगे जयराम? चुनौती स्वीकार करेंगे या जनता के प्यार को देखेंगे? देखिए, अगर चुनौती और जनता के बीच में से अगर चयन करना पड़े तो नो डाउट आप हम लोग नेताओं से तो सामना होता रहेगा, लेकिन जनता जहाँ से चाहेगी हम लोग चुनाव वहाँ से। वही क्या, मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो गिरिडीह लोकसभा थी। मैंने गिरिडीह से पहला चुनाव लड़ा, लेकिन अब मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा जहाँ से जनता का रायशुमारी होगा, जहाँ से जनता चाहेगी। अब चूंकि जनता तो चाह रही है काफ़ी सीटों से, लेकिन उनमें से किसी एक सीट का चयन किया जाएगा और जो फीडबैक हमारे सामने आएगा उस सीट पे हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। अब आप तो झारखंड के एक बड़े चेहरे के रूप में सामने दिख रहे हैं, और राजनीति है तो राजनीति में अब कई तरह की बातें छन छन कर आ भी रही हैं। दूसरे दलों के कई बड़े बड़े नेता सुना आपके संपर्क में है, कितनी सच्चाई है बात? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। दूसरे दलों के नेता हमारे संपर्क में है, हमारे संगठन में आना भी चाहते हैं, उनका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। संगठन में आएंगे, बड़े नेता हैं तो संगठन में आना चाहेंगे या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? तो आपके साथी जो आपके साथ इन दिनों से लड़ रहे हैं, हमने स्पष्ट कहा है, पहले वो संगठन में आएंगे, संगठन के प्रति कार्य करेंगे, उसके बाद अगर वो हमारे संगठन में फिट बैठेंगे, संगठन के विचारधाराओं के साथ चलेंगे, तो नो डाउट चुनाव लड़ने के लिए हम लोग जरूर आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चुनाव लड़े जाएंगे उनमें जो नए नेता अचानक किसी पार्टी को छोड़कर आएंगे तो चांसेस वहाँ कम है। हम लोग वहाँ पर उन्हीं के प्रीफर करेंगे जो लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ बने हैं। मतलब ये सीधा सीधा संदेश है आपको उन लोगों को जो ये इसी आशा के साथ आपसे संपर्क कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना है तो जयराम जी के साथ मिल जाए, जयराम इस बार मैं अफसोस बनकर उनके लिए सीधा संदेश है कि वो अभी चुनाव लड़ने के उद्देश्य से ना आए, संगठन से जुड़ जाए। देखिए, अगर आप चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आएंगे, चुनाव लड़ना ही अगर उद्देश्य होता, सांसद बनना ही अगर उद्देश्य होता, तो मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ। मैं अभी किसी एक लोकसभा का सांसद होता और मैं भी शपथ ले रहा होता, मैं जयराम महतो अंतःकरण शुद्ध मन से जो भी है, मैं भी शपथ ले रहा होता अगर मुझ में संसद लड़ने की इच्छा होती। तो हम लोग व्यवस्था को बदलने आए हैं, तो व्यवस्था तभी बदला जाएगा जब हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, जब बहुत सारी चीज़ों के साथ हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे, जब बहुत सारे लोग जैसी चीज़ों को अपने आप से दरकिनार करेंगे, तभी हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर सकते हैं। तो नए नेताओं का स्वागत है, लेकिन हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है, तो उस पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तो वहाँ हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। जयराम जी, अभी आप दिल्ली गए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, झारखंड के कुछ बड़े बड़े नेता भी, कुछ विधायक भी वहाँ थे, आपकी फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुई है, क्या संदेश वो फोटो किस बोलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलिए, अगर सपोज दैट सुदीप सोनू की मैं बात करता हूँ, मैंने प्रखर होकर इनकी आलोचना की है, लेकिन अगर ये कभी इस राज्य से बाहर मिल जाएंगे तो एक राज्यवासी होने के नाते हमारी जो राज्य में जो भी बातचीत हुई नहीं हुई अलग विषय है, उनको एक किनारे रख के हम लोग कम से कम ये तो प्रयास करेंगे कि आप किसके साथ आए हैं, कैसे हैं, हालचाल ठीक तो है। ये एक नैतिकता है, ये एक मानवता है, ये हमारे राज्य के वासी हैं और बम्बई में मिल गए, तो मेरा और उनका ये कर्तव्य है कि हम अपने राज्य में हमारे और आपके बीच क्या व्यवहार रहा है उसको भूलकर हम एक दूसरे के सामने आएंगे, आंख से आंख मिलाएंगे और ये बात करेंगे कैसे हैं, ठीक तो है, किस काम से आए हैं। तो उसी तर्ज पर विधायक जो आप नाम जिनका ले रहे हैं, तस्वीर की बात, वो आए थे और उन्होंने अभी अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसी सेमिनार हॉल में प्रेजेंटेशन दिया, उसी कॉन्फ्रेंस में बैठकर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और जब विदाई होने लगा, कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो झारखंड के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि मैं गया था तो मेरे साथ तो एक टोला ही होता है, दिल्ली रहे चाहे बम्बई रहे। तो उन्होंने जब उनको देखा कि भाई तो झारखंड से आए हुए विधायक हैं, तो उन्होंने उनको एक मैंने उनसे कहा कि एक तस्वीर हम लोग पूरे ग्रुप के साथ बैठकर खींच लेते हैं। तो इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आज के डेट में सोशल मीडिया, युवाओं का सोच और एक ट्रेंड, तो 2 दिन 3 दिन ट्रेंड किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राज्य की विधायक हैं, दिल्ली में मिली, बस एक तस्वीर खींची और हाँ 2-4 सवाल जवाब, कैसे आना हुआ, मतलब कैसे हैं, ठीक है, बस कैजुअली। देखिए, ये आपने एक अच्छी बात कही कि दिल्ली से झारखंड से बाहर अगर हम लोग मिलते हैं तो अगर हम बोले तो हम सुदीप सोनू में सबसे ज्यादा प्रखर रहे हैं, अगर हम सुदीप सोनू के ऊपर रहे, नो डाउट आगे भी रहेंगे, लेकिन अगर ये शख्स अगर यहाँ से बाहर हमें मिलता है तो हम जरूर पूछेंगे। हाँ, अगर झारखंड में अगर उन्हें हम कहीं पूछेंगे तो एक जगह पूछ सकते हैं, अस्पताल में,
अगर वो अस्पताल में दिखें तो हम उन चीज़ों को भुलाकर उनसे एक बार पूछेंगे क्या हाल चाल है। बाकी हो सके किसी कार्यक्रम में मिलेंगे हम नहीं बात करेंगे, किसी पार्क में मिले हम बात नहीं करेंगे, किसी चाय की दुकान में मिले हम बात नहीं करेंगे, होगा चूंकि हम आपके विपक्ष में हैं, आपके विपक्ष में बात करते हैं। लेकिन अगर अस्पताल में मिले तो हम जरूर बात करेंगे। अच्छा, यहीं से एक सवाल उठता है जयराम जी, आप चूंकि झारखंडी मुद्दों को लेकर, झारखंड की अस्मिता को लेकर काफी मुखर और प्रखर रहे हैं, आपको क्या लगता नहीं है कि एक ऐसा मंच भी बनना चाहिए, एक ऐसा फोर्स बनना चाहिए जो कि झारखंडी मुद्दों को लेकर बात करे, उसमें सभी दलों के लोग अपने अपने दलीय विचारधारा से हटकर हों? आए, हम तो कहेंगे कि आप सभी दल आए, जितने भी झारखंड की नामधारी पार्टियां आए, लेकिन क्या आप अपने आप को बदल के आ पाएंगे या फिर आप केवल और केवल स्वार्थ के लिए आएंगे? अगर सच में झारखंड के दल एक जगह आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको जो झारखंड की जनमानस को आपने ठगा है उस पाप को धोना होगा। उस पाप को धोने का मतलब है कि आपने जितना अकूत संपत्ति जमा किया है उसको स्वेच्छा से कीजिए, प्लानिंग से कीजिए, जनता के बीच में कीजिए। कैसे करते हैं नहीं करते हैं, आप दिमाग वाले लोग हैं। जब आप इतना चूना लगा दिए हैं राज्य की जनता को, सरकार को लगा रहे हैं, अपने ही सिस्टम को लगा रहे हैं चूना, तो हमें लगता है कुछ जो भी आपने अवैध तरीके से धन कमाया है उसको शिक्षा स्वास्थ्य में फिर एक नए रास्ते से भेजिए, रोजगार का सृजन हो सके। या बहुत ना ईडी छापा मारती है, कहीं 1000 करोड़ मिलता है, तो हमको लगता है एवरेज 5000 करोड़ 7000 करोड़ इनके पास है, क्या करेंगे इतने पैसों का। आज के डेट में एक रॉयल लाइफ जीने के लिए हमको लगता है 500 से 1000 करोड़ का बैंक बैलेंस काफ़ी है। आप एक रॉयल से भी रॉयल लाइफ जी सकते हैं, तो 5000 करोड़ की संपत्ति आप क्या करेंगे आज के डेट में। एक 20 एकड़ के आसपास की ज़मीन में आपका एक आलीशान घर द्वार मकान, ये प्रॉपर्टी पर्याप्त है एक आलीशान लाइफ के लिए। आप 150-200 एकड़ की ज़मीन क्या करेंगे जीने के लिए? एक छोटा सा व्यवसाय पर्याप्त है। आप कहीं कोई रांची में, किसी का बिग बाजार में, किसी का न्यूक्लियस में, तो किसी का दिल्ली में, किसी का सिंगापुर में बिजनेस है, और आप कहेंगे कि हम एक विचारधारा के साथ आएंगे। आपकी विचारधारा झारखंड के लिए है ही नहीं, आपकी विचारधारा इस राज्य के गरीब गुरबों के लिए है ही नहीं, आपकी विचारधारा सामाजिक न्याय की है ही नहीं, तो आप किस विचारधारा के साथ एक साथ आके मतलब मर्ज करेंगे या एक साथ आके गठबंधन करेंगे? आपकी विचारधारा ही नहीं है राज्य के लिए। अगर सच में आपकी विचारधारा होती तो आज ये राज्य ये दृश्य नहीं देखता। आप आदर्श मानते हैं बिरसा बाबा को, आज बिरसा बाबा के चित्र को अपने दिमाग में लाइए। बिरसा बाबा आधा कपड़ा आपने एक ही कपड़े को पहनते थे और उसी को ओढ़ते थे, और आप यार इतने इतने महंगे महंगे चीज़ों का सेवन करते हैं, इतने इतने महंगे महंगे लाइफ स्टाइल है आपके, जिससे शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चा होना चाहिए था वो नेताजी पे खर्चा होता है। ये आज अभी तुरंत आपका यहाँ नौजवान 5000 का भत्ता मांग रहे हैं, यहाँ नौजवान 7000 का भत्ता जो आपके मैनिफेस्टो में है, ग्रेजुएट को 5000 और मास्टर को 7000, जो आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है उसका यहाँ डिमांड चल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि विधायकों की सैलरी को बढ़ा रहे हैं। तो ये विचारधारा जनता अगर इसके बाद भी, इतना चीज़ जानने के बाद भी अगर जनता मौन है और वे लोग जीत कर आते हैं, तो ये मेरे राज्य का दुर्भाग्य होगा। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद भी अगर ये जीत के चले आए तो ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, एक सवाल बनता है, जैसे आपने कहा कि अकूत संपत्ति जमा की है, तो अकूत संपत्ति जमा करने की अगर बात कहें तो एक ऐसा टुटेरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड है, कि राजनीतिज्ञों का, उद्योगपतियों का एक ऐसा नेक्सस है, एक ऐसा गुट है, और वह ऐसा नेक्सस कई तरह के काम करता है। गिरिडीह में इसी तरह से पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद हम इस मुद्दे को मुखरता से उठाएंगे। आप क्या उस मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले हैं? देखिए, जब जब गिरिडीह में हमारा कार्यक्रम होगा, हम लोग प्रदूषण कंपनियों के द्वारा उस पर हम लोग प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग बन रही है। देखिए, हमें लगता है कि आज जो माहौल है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर था उस दौर से आप बाहर नहीं आए हैं, उस दौर से बिल्कुल आप बाहर नहीं आए। अगर कोई कंपनी आपके क्षेत्र में है, ठीक है, जहाँ कंपनी नहीं है, जहाँ खेत खलिहान है, ठीक है, आपको लगेगा चलिए अब खजाना लेने वाले लोग नहीं है, अब गाँव में आकर जबरन अनाज उठाकर ले जाने वाले लोग नहीं है, वो फील आपको गाँव में होगा जहाँ कंपनियां नहीं है। लेकिन आज जहाँ भी कंपनियां हैं वहाँ आपको कभी फील नहीं होगा कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आपको यही फील होगा कि हम आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तले ही जी रहे हैं। उसका उदाहरण आपकी गिरिडीह की ये तमाम फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जिनके काले प्रदूषण से यहाँ के पेड़ पत्ते काले हो गए। पेड़ पत्ते तो छोड़िए, मैंने एक इश्तहार पढ़ा था, एक पेपर में एक आया था कि यहाँ जो आसपास के गांव हैं वहाँ तबादला हो जाता है, और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप विकसित भारत की बात करते हैं, आप उन्नत झारखंड की बात करते हैं। शर्म है।
और उनका हौसला तभी बढ़ा है जब किसी विधायक, किसी सांसद की छत्रछाया में वो कंपनी होगी, नहीं तो उसका हौसला इतना नहीं बढ़ता। आज मैं एक हारा हुआ प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ। बोकारो जिले में एक कंपनी है, वो बीसीसीएल की अंडरटेकिंग है। वहाँ ग्रामीणों का जो कंपनी आई, उससे मतभेद हुआ कि जमीन हमारी तो नियोजन हमको देना होगा। तो फिर अब जानते हैं ये कंपनी का एक गांव वालों को नौकरी दे या ना दे, एक उपहार देती है, गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट का नाम है 353 की धारा और 307 की धारा। ये धारा गांव वालों को मिला, लेकिन उन्होंने क्या कहा पता है कंपनी वालों ने कि 4 तारीख तक होल्ड कीजिए, अगर जयराम महतो लोकसभा का चुनाव जीत के आता है तो केस को वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होगा। एक कल का लड़का, उसको लेकर कंपनी में इतना आफत है, इतनी हालत खराब है। ये जीते हुए लोग हैं, ये सरकार में बैठे लोग हैं। अगर संसद की बात करें तो दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, अगर यहाँ के विधायक की बात करें तो रांची की सरकार में बैठे हैं, और उसके बाद भी उस अखबार का छापने वाले, उस पत्रकार का तबादला हो जाता है, लेकिन उस कंपनी पे आंच नहीं आती है। तो हमें दुर्भाग्य लगता है, ये कौन से लोकतंत्र का आपने निर्माण किया है। जिस दिन, जब तक, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक नेता नहीं बदलेंगे देश कभी नहीं बदलेगा। जनता बदलने से देश नहीं बदलेगा। जनता करेगी क्या? जनता को अपने निचोड़ के रख दिया है। हिटलर की एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। हिटलर एक दिन अपने सदन में आए और एक मुर्गे को लेकर आए थे। उस मुर्गे का एक एक पंख को उन्होंने निचोड़ कर फेंक दिया। उखाड़ गए, उखाड़ते गए, उखाड़ते गए, नोचते गए, नोचते गए, और मुर्गा जब पूरा गंजा हो गया तो उसको जमीन पे छोड़ दिया, और फिर कुछ दाने उनके सामने रख दिए, एक एक करके, एक एक करके। वो मुर्गा चुगता 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 आया और हिटलर के पांव के सामने आके खड़ा हो गया। हिटलर ने उस मुर्गे को उठाया और सदन में लोगों से परिचय करवाया कि यही हाल जनता का होना चाहिए, कि इन्हें पूरे 5 साल इनके मुद्दों से दूर रखना है, और जब 5 साल सामने आएगा, इनके सामने कुछ इसी प्रकार का दाना दे देना है, ये वापस हमारे कदमों में होंगे। उससे पहले इनका नोक, जितना इनके पंख नोचने नोच लीजिए। हमारे पंख यानी शिक्षा, हमारा पंख यानी स्वास्थ्य, हमारा पंख यानी रोजगार, हमारे पंख यानी हमारे उन्नति। इनको ये पूरे 4 साढ़े 4 साल नोचते हैं, और जब चुनाव का समय आता है वही दाने हमारे पास पेश किए जाते हैं, जिनको आप शराब कहिए, दारू कहिए, मुर्गा कहिए, लोभ कहिए, पैसा कहिए। चुनाव के दिन ये देते हैं कि ये फिर भूल जाएंगे अपने पंखों को, नोचे हुए पंखों को भूल जाएंगे, और ये फिर हमारे चरणों में होंगे। तो ये काम किया था हिटलर। वही परिस्थितियां आज देखने को मिलती है। तो जनता क्या करेगी? जनता को इतना निचोड़ के रख दिया है कि जिंदा रहना इस देश में विकास है। यहां सुधरना होगा नेताओं को, जिनके पास कलम की ताकत है, जो इस देश में एक कलम चलाएंगे और देश को रातों रात यहां से वहां लेकर जाएंगे। जिनकी एक कलम में इस देश को बदलने की ताकत है, जिनके एक कलम में इस राज्य को बदलने की ताकत है, उन्हें आज बदलना होगा। अगर वे लोग नहीं बदलेंगे, ये देश ना बदलेगा, न ये राज्य बदलेगा। बताइए, इतना प्रदूषण है, और मैंने जो छापता है उसका तबादला हो जाता है। अरे अगर आपको तबादला होना था, अगर आप आंच आनी चाहिए थी, तो उस कंपनी पे आना चाहिए था। इंसान तो छोड़िए, बताइए, जो गाय बछड़ों को जन्म देती है वो दूध नहीं दे पाती है, कल को बछड़े को भी जन्म नहीं दे पाएगी। आपके इंटरव्यू में बैठ के बोल रहे हैं। अगर इन तानाशाही कंपनियों पर अगर सरकार का नियंत्रण ना लगे, अगली बार अगर हम आपका इंटरव्यू लेने कभी सालों बाद आए, तो शायद जो गायें आज बछड़ों को जन्म दे रही है, दूध नहीं दे पा रही है, वो निकट भविष्य में शायद बछड़ों को भी जन्म ना दे। अरे कई गांव में तो मतलब होता ना, जैसे को पीढ़ी दर पीढ़ी अपंग पैदा हो रहे हैं। एक परिवार, एक माँ पिता अपने बच्चे को अपंग जन्म देने के बाद, माता जब जन्म दे रही है, उसके बाद अपना पीढ़ी दर पीढ़ी ये दौर चल रहा है। ये मनमानी है इस राज्य में। लेकिन जयराम महतो आखिर कहां लड़ेगा और कितना लड़ेगा? हम लड़ ही रहे हैं। फिर जितना होगा हम तगड़ा लड़ेंगे, धाकर लड़ेंगे, और हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई रहे। हमको भी मालूम है कि आज आसान नहीं है मीडिया के सामने इन सब चीजों का खुलासा करना, मीडिया के सामने इतना मुखर होकर बात करना। ये किसी के कलेजे में नहीं है। सबके, मैं तो कह रहा हूं, कलेजा चाहिए। वे लोग कलेजी रखे हैं, तो कलेजी रखने वाले कहां से बोल पाएंगे? कलेजा चाहिए। चलिए जयराम जी, आपकी बातों से, इन बातों से ये तो भरोसा जगता है कि लगता है ऐसा कि निकट भविष्य में ऐसी कुछ बातें जरूर होंगी। आपके अंदर जो आग है वो आग एक निश्चित सही दिशा पकड़ेगी, और यहाँ के लोगों के कुछ ना कुछ भला होगा। आपसे अंत में राजनीति की बातें हो गई, इतनी सारी बातें हो गई। अब हम जयराम महतो पर अंत में आते हैं। जयराम महतो एक इंसान, जयराम महतो एक छात्र, जयराम महतो एक पढ़ने वाला इंसान। जयराम महतो को क्या अच्छा लगता है? क्या पढ़ना अच्छा लगता है? क्या सुनना अच्छा लगता है? आप शेरो शायरी भी काफी करते हैं, आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? हमें अगर फ्री टाइम रहे, अगर चुनाव से पहले कहें, तो पुराने वीडियोज क्रिकेट्स के, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, पुराने मतलब पर डे 1-2 पुराने जो क्रिकेट के मैच हुआ, या फिर मेसी का पेनल्टी शॉट, रोनाल्डो का पेनल्टी शॉट से हमें बहुत काफ़ी ताल्लुकात रहा है।
ग्राउंड खेल से हम प्लेंटी में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें देखना पसंद था। अगर गाना की बात करें तो काफ़ी मतलब एग्रेसिव गाने, हमको जो करना है वो तो हम करके ही जाएंगे, आने वाले नया मौसम नया बनाएंगे, मेरी शान तिरंगा है मेरा अभिमान तिरंगा है, तो लाइक दैट जो एग्रेसिव सॉन्ग है जिनमें क्रांति दिखती है, उन गीतों को सुनना बहुत पसंद रहा है, छात्र जीवन से रहा है। और जहाँ तक किताबों का सवाल है, मुझे याद है कोरोना काल में मेरे जितने भी मित्र वापस आ रहे थे, जो कोरोना का काल और वे वापस आ रहे थे, और वापस आ रहे थे तो उनमें हर कोई चूँकि वापस आने के बाद जैसा भी परिस्थिति हो, दोस्ती यारी में चूँकि काफ़ी दिनों से बम्बई में रहे, कोई गुजरात में रहे, तो बोलते थे कि चलिए कोई खर्चा वर्चा करते हैं, जा नाश्ता पानी करते हैं। तो हम बोले यार एक किताब मंगा दो। तो पूरे कोरोना के काल में मुझे याद है मेरे घर में होगा, मेरे एक बक्से में पूरा होगा, हमने 76 किताब कोरोना के काल में केवल खरीदा था। और अगर पूरे तोपचांची ब्लॉक में अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई किताब आता था तो वो डीलर को मालूम था कि जयराम महतो का है। आउट ऑफ सिलेबस यानी जैसे कि मैंने काफ़ी बुक्स तमाम जो राइटर हैं उन पे मंगाया था, मैंने भगत सिंह पर बुक के मंगाई थी, नेपोलियन बोनापार्ट पे मंगाई थी, एपीजे अब्दुल कलाम पर मंगाई थी, विवेकानंद पर मंगाई थी, या प्लेटो टू कार्ल मार्क्स, उस दरमियान जितने दार्शनिक रहे हैं दुनिया में, बाकायदा मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर अम्बेडकर, जितने भी नामचीन दार्शनिक रहे हैं उनको मैंने मंगाया था, ब्रूनो, डार्विन, ये बहुत सारी किताबें मैंने मतलब कुल मिलाकर 76 to 77 बुक्स केवल कोरोना के पीरियड में मैंने मंगाया था। और मतलब इतनी कोरोना का पीरियड वही मोटा मोटी 1 साल 1.5 साल तक रहा जोर से, उस 1-1.5 सालों में मैंने 76 to 77 बुक मंगाया था। और वह चाहे वह अमेजन का डीलर हो या फ्लिपकार्ट का, अगर आउट ऑफ सिलेबस बुक है तो उसको कहने की कोई जरूरत नहीं कि किताब कहाँ डिलीवरी होगा, तो चाची ब्लॉक में डिलीवरी बॉय जयराम महतो, हाँ एकदम डिलीवरी बॉय जयराम महतो को जानता था कि ये किताब उस तक जाएगी। और इसी शुभकामना के साथ हम आज की बातचीत का अंत करते हैं। आपने कहा कि पेनल्टी किक देखना आपको अच्छा लगता है, तो शुभकामना हमारी है इस बार जिस मैदान में आप खेलने जा रहे हैं आप ऐसी पेनल्टी किक मारेंगे गोल पोस्ट के अंदर बिल्कुल, और सामने अगर कोई गोली खड़ा भी रहेगा तो रोक नहीं पाएगा, चीरते हुए पेनल्टी किक निकल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस बातचीत का हम अंत करते हैं। ये थे जयराम जी, जिन्होंने उसी तरह से उसी मुखरता के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया और आशा की किरण जगाई है, खास करके यहाँ गिरिडीह के प्रदूषण से जूझ रहे लोगों के लिए। नव बिहान के लिए आलोक रंजन, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।